आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो क्रैश कोर्स में हम लोग को पढ़ना होता है। तो एग्जाम के ड्यूरेशन में हम लोग देखते हैं कि जैसे तैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस के लिए बेहतर है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे चैप्टर का यहाँ पर हम कलेक्शन देने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कोई चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो उसमें 1 या 2 वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसके सभी वीवीआई क्वेश्चन को, टोटल जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आराम से चीजों को क्या किया जा सके, सीखा जा सके। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। आज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर का एक पार्ट है और उसका सबसे पहला टर्म ही आता है वर्क फंक्शन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वर्क फंक्शन का हिंदी होता है कार्यफलन। क्या होता है? कार्यफलन। कार्यफलन क्या चीज है, आइए चीज को समझते हैं हम लोग। पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए जैसे इस जगह पर हम लोग लेते हैं, अब यहां पर मान लेते हैं 10 मजदूर जो है, लेबर जो है वो काम कर रहे हैं और इनको दिहाड़ी जो मिलता है, इनको जो लेबर चार्ज मिलता है, इनको मिलता है मान लेते हैं 250 रुपया। मतलब एक फैक्ट्री है, उसमें 10 लेबर काम कर रहे हैं और प्रत्येक लेबर को 250 रुपये का मेहनताना मिलता है। अब बताइए कि इससे मान लेते हैं आपको इन लेबर में से किसी को चाहिए अपने फैक्ट्री में। यदि अपने फैक्ट्री में इन लेबरों को चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले 250 जो है वो यदि यहां पर आप इसको दीजिएगा तो इस फैक्ट्री को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन यदि इससे कुछ वृद्धि कर दिया जाए, मान लेते हैं इसमें प्रलोभन आप दे दिए कि आपको 260 रुपया करके देंगे, तो 260 दिए तो ये इस फैक्ट्री को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मतलब ये जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे ना, वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इसके पहले क्यों नहीं छोड़ रहे थे? इसके पहले रीजन था कि यदि 250 ही आप दीजिएगा तो उससे क्या होगा कि ये बाहर नहीं जाएंगे, ये अपने यहां ही काम करेंगे। तो बाहर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? रकम बढ़ाना पड़ा, और वो रकम लेकर के क्या कि बाहर चले गए। जस्ट उसी प्रकार से हम लोग यहां देखेंगे, वर्क फंक्शन को देखेंगे। तो पहले हम लोग चीजों को बढ़िया से समझते हैं कि वर्क फंक्शन में क्या होता है। आइए देखते हैं। तो क्या लिखा हो? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का वह कम से कम मात्रा। क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का वह कम से कम मात्रा रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो किसी इलेक्ट्रॉन को जरूरत होता है, टू लीव द मेटेलिक सरफेस। मतलब कोई मेटल सरफेस को छोड़ के निकलने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। आइए होता क्या है मेटल में, इस चीज को समझते हैं थोड़ा बढ़िया से, बारीकी से। नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। जैसे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल सरफेस। मान लेते हैं ये मेटल सरफेस है, ये क्या है? मेटल सरफेस। इसमें होते क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जहां चाहते हैं वहां रैंडमली घूमते रहते हैं। जिधर चाहते हैं वो सभी डायरेक्शन में जहां चाहते हैं वहां घूमते हैं। लेकिन ये इस मेटल के अंदर घूमते रहते हैं। इस मेटल के सरफेस को कोई छोड़ नहीं सकते। बाहर यह इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकता है। यहां से जैसे बाहर जाने की कोशिश कर रहा है यदि, तो बाहर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि इसके अंदर वो चाहेगा, जहां चाहेगा वहां घूम सकता है। लेकिन यदि ये बाहर गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इसे पुनः क्या कर लेगा? खींच लेगा। जैसे कैदी लोग को क्या होता है कि जेल में पूरा जो है घूमने का आजादी होता है, लेकिन जेल के बाहर कदम रखने की आजादी नहीं होता है। क्योंकि यदि आप जेल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपका जेल का प्रशासन जो है आपको खींच लेगा। उसी प्रकार से मेटल में भी जेल का प्रशासन टाइप का रूल होता है, जिसको हम लोग सरफेस बैरियर कहते हैं। वह टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था, हम पहले ही बताएं।
कि जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वही बता रहे हैं। तो सरफेस बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन, देखिए जब यहां से निकलने की कोई कोशिश किया तो पुनः क्या किया गया, यहां पॉजिटिव क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है तो इसे खींच लेगा। लेकिन अब सोचिए कि मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अपनी तरफ खींचा सरफेस बैरियर, तो यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देंगे, तो जब ये खींचने की इसे कोशिश करेगा तब भी खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वैसे कंडीशन में ये बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वह कम से कम एनर्जी जिसको इलेक्ट्रॉन पा करके सतह को छोड़ देता है, सरफेस बैरियर को तोड़ देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वह कम से कम ऊर्जा की मात्रा रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो किसी इलेक्ट्रॉन को जरूरत होता है टू लीव द मेटेलिक सरफेस, मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए, जो उसे खींच रहा था ना, तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए, जैसे अभी उदाहरण दिए थे कि 250 रुपए कोई दे रहा है, लेकिन जब उसे कोई 260 रुपया देगा तो उस बैरियर को वो तोड़ देगा, मतलब बाहर चला जाएगा। तो उसी प्रकार से वह कम से कम एनर्जी जिसे पा करके कोई इलेक्ट्रॉन सतह को केवल छोड़ देता है, तो उससे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। लेकिन वो कम से कम एनर्जी होना चाहिए। ज्यादा आप एनर्जी दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं 260 में छोड़ दिया, आप 200 मान लेते हैं उसको 300 दीजिएगा, तो 260 में उसका बेसिक जरूरत पूरा होता है, तो बाकी जो है उससे वो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेगा, मतलब वो कहीं भी खर्चा कर सकता है बेसिक नीड से ज्यादा। क्लियर है? तो यहां क्या बताएं कि वह कम से कम एनर्जी जिसे पा करके कोई इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ता है, उसे ही वर्क फंक्शन कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, एनर्जी है, तो यहां नीचे हम लोग लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क फंक्शन। क्या लिखे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क फंक्शन, कि वर्क फंक्शन के क्या गुणधर्म है। तो वर्क फंक्शन तो एक प्रकार का एनर्जी है, तो एनर्जी का जो भी प्रॉपर्टीज होगा वही प्रॉपर्टीज ना होगा वर्क फंक्शन का। तो पहले कुछ चीजों को बता देते हैं, जैसे इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट, इसे डिनोट किया जाता है किससे? फाई नॉट से। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन जूल होता है, क्योंकि एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, सीजीएस यूनिट जो होता है वो अर्ग होता है इसका, जैसे एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग होगा, तो ये एनर्जी ही ना है वर्क फंक्शन, तो इसका भी अर्ग होता है। इसे जो मेजर किया जाता है, ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, कई बार पूछा है कि इसे जो मेजर किया जाता है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। अब यदि कोई बात करे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मान लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? फाई नॉट का क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो जिस प्रकार एनर्जी का होता है तो एनर्जी का ही ना रहेगा वर्क फंक्शन का भी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन बराबर क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। इसका यह जो क्वांटिटी है यह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एक बार फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। इट इज डिनोटेड बाई फाई नॉट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन बराबर जूल, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन बराबर अर्ग। इट इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। यह किस तरह का क्वांटिटी है वर्क फंक्शन?
स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब आपके माइंड में सवाल यदि आ रहा, चलिए इस सवाल का थोड़ा सा समाधान करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे जूल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कूलाम में हम लोग लिखते हैं इसको, तो ये कूलाम हो गया इसका यूनिट। जैसे इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो इसके लिए हम कूलाम लिख दे रहे हैं। और ये जो वोल्ट है इसका क्या होता है, तो वोल्ट बराबर V बराबर होता है W/Q होता है। तो W का हो गया आपका जूल और Q का हो गया आपका कूलाम, तो C से C कट जाता है, इसलिए देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग लिखे, ये कैसे डाटा आया। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, बेसिक चीज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस तरह से देखिए कि वर्क फंक्शन और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप आराम से इसको याद कीजिए, एक VVI क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं टॉपिक जो है, हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टोटल जो है वो टॉपिक हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर जो जो क्वेश्चन VVI है हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आते हैं, आपका क्वेश्चन है अब टॉपिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आइए पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स में पासिंग मार्क्स आपको लाना है 23 मार्क्स, सपोज दैट। तो पास कितना हम कर रहे हैं आप 23 मार्क्स। यदि कोई आदमी आपको आके बोलता है कि हम केवल पास किए हैं, तो आप अपना दिमाग कैसे लगाइएगा। आपको पता है कि पासिंग मार्क्स 23 है, इसका मतलब वो फिजिक्स में कितना नंबर लाया होगा, 23 नंबर लाया होगा। तो उसी तरह से है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले हम चीजों को समझाते बढ़िया से। अभी हम लोग वर्क फंक्शन पढ़े थे कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है एनर्जी देने के बाद। मेटल से, जो ये मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, क्या करके, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद। लेकिन एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे मेटल सरफेस पर यदि लाइट इंसिडेंट करता है सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला, जब मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट इंसिडेंट करता है, पड़ता है, तो उस मेटल के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाता है और वह एनर्जी पाकर के मतलब मेटल सरफेस को छोड़ सकते हैं। क्या बताएं, बढ़िया से देखिए कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर जा सकता है, एनर्जी कैसे देंगे हम उसको। ये वर्क फंक्शन में तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस चीज को देखिए कि जब कोई लाइट इंसिडेंट करेगा, जब लाइट पड़ेगा मेटल सरफेस पर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। दूसरा, जब मेटल को हीट किया जाएगा तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसे हम लोग थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। और जब लाइट पड़ता है इलेक्ट्रॉन निकलता है तब क्या कहते हैं, उसको फोटो इमिशन कहते हैं। और जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि ये कहने का मतलब एक बेंच में 4 लोग बैठे हुए हैं, अब एक ऐसा लड़का आया जो क्या किया कि धकेल के बैठ गया इसको, तो यहां बगल वाला क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बीम आकर के पड़ता है इस पर, किस पर, मेटल सरफेस पर, तब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और इस घटना को हम लोग सेकेंडरी या कोल्ड इमिशन कहते हैं। ये सब नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम उस पर डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद यदि मेटल के चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तैयार किया जाए, दैट इज जैसे इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है चार्ज, और यदि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड तैयार किया जाए चारों तरफ, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलता है। उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड फील्ड इमिशन। पहले वाले को जिसमें हम लोग हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बीम डालते हैं उससे निकलता है, तो उसको सेकेंडरी या कोल्ड इमिशन कहते हैं। तो 4 तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। पहला, लाइट का इंसिडेंट करा करके, दूसरा मेटल सरफेस को गर्म करके,
तीसरा जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बीम डाल करके निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके। चौथा, चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंड्यूस्ड कर दीजिए स्ट्रॉन्ग, तब वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो बात हो रहा है वो आपका थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये फोटो इमिशन का एक पार्ट है एक तरीके से, कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वह कम से कम फ्रीक्वेंसी कौन सा लाइट का, जो लाइट पड़ रहा है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वह कम से कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का, मतलब पासिंग मार्क्स केवल, रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को जरूरत है टू लीव द मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस को छोड़ने के लिए, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आसान से याद कर सकते हैं कि वह कम से कम जो लाइट पड़ करके इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटो इमिशन जब हो रहा है ना, तब उस दौरान में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको निकलने के लिए जो लाइट का कम से कम फ्रीक्वेंसी जरूरत पड़ रहा है, मतलब लाइट का ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे देंगे, मतलब कम से कम, मतलब जिस तरह कैसे बोले कि पास होने के लिए यदि को बोला कि हम केवल पास किए हैं, तब वो उसके पास 23 नंबर थ्योरी में लाया है। ये बात आपको समझना चाहिए। तो उसी तरह से यदि कोई बोलेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब उस टाइम में केवल इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सतह से बाहर हो रहा है एनर्जी पा करके। तो उसी के लिए लिखा हुआ देखिए, आसान एकदम सिंपल लैंग्वेज है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वह कम से कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का, रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो किसी इलेक्ट्रॉन को जरूरत है टू लीव द मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस को छोड़ने के लिए, मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने के लिए, वह कम से कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का जो जरूरत पड़ता है, इज कॉल्ड क्या कहला जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसे डिनोट किया था किससे, न्यू नॉट, इसको भी नॉट नहीं पढ़ना है, ये न्यू नॉट है, तो न्यू नॉट से डिनोट किया था किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। और इसीलिए इसका नाम है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इससे कम देंगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे ज्यादा देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको कहते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसका खोज किसने किए हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तभी पीछे क्वेश्चन में क्या डिस्कस किए थे कि मतलब मेटल सरफेस को जो एनर्जी मिलता है वो लाइट के थ्रू भी मिलता है, जिसको हम लोग फोटो इमिशन कहते हैं। तो फोटो इमिशन में क्या हो रहा था कि जब लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, जब लाइट पड़ता है ना मेटल सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इमिशन। लेकिन जब लाइट पड़ेगा सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस प्रोसेस को नहीं बल्कि उस घटना को जो है वो हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट इज, ये भी एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन आपका जैक में। तो देखिए आगे बात करते हैं कि ये है क्या, तो डेफिनेशन पहले कोशिश, द फेनोमेनन इन विच, ऐसे पढ़ना है, द फेनोमेनन इन विच, वह घटना जिसमें, द फेनोमेनन इन विच, वह घटना जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस से आर इजेक्टेड, निकल जाते हैं। इजेक्शन मतलब क्या होता है, निकलना, इजेक्टेड मतलब क्या होता है, निकलते हैं। आफ्टर फॉलिंग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट, देखिए यहां फिगर में बनाए हैं कि वह घटना जिसमें मेटेलिक सरफेस पर जब लाइट पड़ता है सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला, क्या बताएं, वह घटना, वह फेनोमेनन जिसमें
सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यदि मेटलिक सरफेस पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाता है और वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्या होता है कि यदि आपके यहां कोई काम कर रहा है, अब उसको क्या करके पूरा ख्याल रखते हैं तो धीरे धीरे उसको ज्यादा प्राउड फील होने लगता है। अब उस प्राउड के चक्कर में कभी कभी उसका डिसीजन गलत हो जाता है, मतलब आपके रिस्पेक्ट का वो गलत फायदा उठा लेता है। दैट इज आपका काम करने के बजाय वो आपके काम को छोड़ के चला जाता है। तो यहां इसका मतलब वहां तो वो मतलब एक तरह से मानव के बिहेवियर की बात की है। यहां क्या हो रहा है कि जब मेटलिक सरफेस पर क्या पड़ रहा है, आकर के जो है बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है मेटलिक सरफेस के, वो क्या करते हैं, सतह को छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं। और इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, वह घटना जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइट के माध्यम से एनर्जी पा करके, सफिशिएंट एनर्जी, पर्याप्त ऊर्जा पा करके सतह को छोड़ देते हैं, उस प्रक्रिया को तो फोटो एमिशन कहते हैं, लेकिन इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे द फेनोमेनन इन विच, वह घटना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटलिक सरफेस, इलेक्ट्रॉन किसके, मेटलिक सरफेस के, आर इजेक्टेड, निकल जाते हैं, आफ्टर फॉलिंग, जब पड़ता है क्या, फॉलिंग मतलब पड़ना, ऑफ लाइट मतलब लाइट यदि पड़ता है, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अब यहां ये वर्ड का क्या जरूरत था, सीधे फ्रीक्वेंसी लिख दिए रहते। इन्हें भी बताए थे ना कट ऑफ के बारे में कि यदि कट ऑफ से कम फ्रीक्वेंसी दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यदि आप कट ऑफ से कम दीजिएगा ने तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके पास इतना ऊर्जा रहेगा ही नहीं कि जो छोड़ सकता है। जैसे कि वर्क फंक्शन में बात किए थे कि यदि कोई उस लेबर को 250 रुपए प्रोवाइड कर रहा है तो आप 240 रुपए देंगे तो क्यों छोड़ेगा उस फैक्ट्री को या उस काम को, क्यों छोड़ेगा। तो उसी तरह से जब इसमें सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सफिशिएंट रहेगा, तब वो छोड़ के निकल जाएगा। और इस घटना को ही क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसलिए यहां लिखल है सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब लाइट का सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब पड़ेगा तभी वो क्या कर सकता है, सतह को छोड़ के बाहर निकल सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। यदि आप प्रश्नों को बढ़िया से कर लेंगे तो 100% भिड़ने का चांसेस है। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सब टर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आता है, हम वही टर्म को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसके आने के चांसेस 99% है। मतलब इस सीरीज को यदि आप देख के जाते हैं तो प्रयास ये रह रहा है मेरा कि लगभग क्वेश्चन आपका टेली कर जाए, और ऐसा लैंग्वेज आपके पास रख रहे हैं कि यदि आप एक बार पढ़ें तो दूसरे बार उसे आराम से याद कर सकते हैं। बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए। जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं द फेनोमेनन, ऐसे नहीं पढ़ना है। यहां देखिए द फेनोमेनन इन विच, एक बार इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटलिक सरफेसेस, मतलब सरफेस होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटलिक सरफेस मतलब मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, निकलता है, आफ्टर फॉलिंग ऑफ लाइट, जब लाइट पड़ता है, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला। तो ऐसे करके पढ़ेंगे तभी आपको क्या होगा, टॉपिक आराम से याद हो सकता है। यदि आप इस तरह से नहीं पढ़ते तो फिर आप नहीं याद कर पाए। अब फाइनली जो है हम लोग थ्योरी पोर्शन का, इस चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन है उसमें से फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो भी क्वेश्चन अभी चर्चा किए वही सब वीवीआई क्वेश्चन था, और उस सीरीज में सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, किसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो बिना एग्जाम्पल का तो पहले इसको डील नहीं कर सकते। आइए पहले इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से।
जैसे मान लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब हम लोग बनाते हैं एक तरीके से। अब यहां पर अभी लिए थे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहे थे उसमें से देखिए इस तरह का बनाए थे हम लोग डायग्राम, जिसमें से यहां पर पॉजिटिव पार्ट लिए थे और यहां नेगेटिव पार्ट लिए थे। अब इस जगह पर विंडो के माध्यम से जो है यहां पर क्या हो रहा था, लाइट इंसिडेंट कर रहा था, लाइट पड़ रहा था सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला। अब बताइए यहां से सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब मनुष्य की प्रवृत्ति होता है क्या, इंसान का प्रवृत्ति होता है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाया जा सके। जैसे यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और यहाँ टेस्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर में टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि करंट आपका फ्लो कर रहा है या नहीं। तो देखिए जब हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां जो है वो ज्यादा निकलेगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव पार्ट है आपका वो क्या होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक अपने लिमिट से रिसीव करेगा। पहले ये रिसीव करने की तो कोशिश करेगा। जब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, मान लेते पहले ये रिसीव कर रहा है, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो जब इसके पोटेंशियल को, दैट इज हम लोग पॉजिटिव को यदि बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, मतलब ये खींचेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं किसी रोड में, मान लेते हैं 5 बाइक जो है वो जा रहा है, पास कर रहा है, और अचानक जो है यहां पर मतलब इसका कैपेसिटी है 5 पास करने का। अब अचानक इसमें क्या हुआ, इस रोड में 10 बाइक आ गया। कभी कोई फंक्शन अगल बगल चल रहा है या कहीं पॉलिटिशियन लीडर लोग आया हुआ है तो उसे देखने के लिए, कभी अभिनेता लोग आया हुआ है तो उसे देखने के लिए अचानक जो है यहां भीड़ उमड़ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगेगा। तो रोड मतलब जो अब प्रशासन यदि चाहे या तो आरटीओ यदि रोड को जो है वो इसको चौड़ा कर दे तो चौड़ा कर दे, ठीक है। यदि इसको चौड़ा कर देगा तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए यहां से जो वाहन गुजरेगा वो 10 या तो 15 इस प्रकार से, या मान ले 10 और भी जो है रास्ता को चौड़ा कर दिया गया, ज्यादा वाहन जाने लगे, बना दिया रास्ता को इसको। लेकिन कुछ समय के बाद आखिर लास्ट में जब इससे 5 ही वाहन रेगुलर जाते हैं तो लास्ट में आपको मिलेगा कितना, आउटपुट 5 ही ना मिलेगा। तो शुरू में आपको लगा कि शायद यहां पर ज्यादा वाहन जो है वो आते हैं, ज्यादा व्हीकल्स क्रॉस करते हैं, तो आपने रोड को चौड़ा कर दिया। लेकिन चौड़ा करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं आपको लास्ट में तो सैचुरेट हो गया, 5 ही आता था रेगुलर, तो आपके रोड को चौड़ा करने से कोई लाभ हुआ नहीं ना हुआ। तो इस तरह से जब हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तब यहां से क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट यहां रिसीव होता है गैल्वेनोमीटर के पास। एक एग्जांपल और बताते हैं, लेते हैं। जैसे मान लेते हैं खेत है, इसमें वाटर भरा हुआ है, बरसात के दिनों में क्या होता है पानी भरा हुआ रहता है। अब कोई किसान क्या करता है, मान लेते हैं इस खेत में ऊपर से आ रहा है 5 लीटर पानी आ रहा है। अब किसान यहां से रिसीव कर रहा है, मान लेते हैं यदि 4 लीटर, तो 1 लीटर का संग्रह होने लगेगा इसमें। अब यदि किसान क्या किया कि रात मतलब शाम में इसको क्या किया, इसको जो है वो बंद कर दिया, मतलब जहां से पानी क्रॉस करके दूसरे खेत में जा रहा था उसको बंद कर दिया। अब 5 लीटर लगातार यदि आ रहा है प्रति सेकंड तो इस खेत में पानी भर जाएगा। अब सुबह जब आएगा देखेगा उसको धान रोपना है इसमें, तो क्या किया, देखा पूरा पानी जो है सब भरा हुआ है। अब यदि शुरू में क्या करेगा, वो शुरू में थोड़ा सा काटेगा इसमें, इस जगह मेड़ को थोड़ा सा कटिंग करेगा, तो उसको लगेगा पानी तो बहुत ज्यादा है। अब क्या किया, इस मेड़ को यदि मान लेते हैं 5 लीटर के हिसाब से काटे तो ठीक है,
जितना आ रहा है उतना ही निकलेगा। लेकिन पता चला ये 15 लीटर के हिसाब से यदि इसको काट दिया इस मेढ़ को, तो कुछ देर तक 15 लीटर तो मिलेगा पर सेकेंड जो पानी इसमें इकट्ठा था। लेकिन थोड़ा देर के बाद जब पानी खत्म हो जाएगा तो फाइनली इसको ये 15 लीटर के रास्ते से उसको मिल कितना रहा है, ओनली फॉर 5 लीटर पानी मिलेगा, क्योंकि ऊपर से जितना आएगा उतना ही तो मिलेगा। जस्ट उसी प्रकार का कुछ घटना यहां भी हो रहा है। इस चीज को समझना है कि यहां हम लोग क्या किए, इंटेंसिटी को बढ़ाते चल गए, लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है उसको बढ़ाते चल गए। अब जब बढ़ाते चल गए इसमें तो इलेक्ट्रॉन जो है सो ज्यादा निकलने लगा। अब ज्यादा निकल रहा था तो पहला देखा गया कि पोटेंशियल बढ़ा दिए। तो पोटेंशियल बढ़ाइएगा तो ज्यादा आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ज्यादा करंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन जब आप बढ़ाते चल जाइएगा तो ऐसा थोड़े कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सो ज्यादा आपके पास मिलेगा। जितना आप यहां से निकल रहा है सैचुरेट हो जाएगा कुछ देर के बाद, क्या कि जिस प्रकार से रास्ता खाली होने के बाद उतना ही गाड़ी आपको उस रास्ते में मिलेगा जितना रेगुलर से गुजर रहा था। फंक्शन खत्म हो गया तो पता चला वहां से वाहन भी जो था वो निकल गए, अब उतना ही वाहन उससे गुजरते हैं जितना उसमें जरूरत है। तो यहां कुछ देर के बाद सैचुरेट होता है। लेकिन वहीं आप सोचिए, यदि इस पॉजिटिव के जगह पर यदि नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, जैसे आपको क्या बोले थे कि यदि 5 लीटर मान लेते हैं इस जगह से क्रॉस कर रहा है और आप 4 लीटर लीजिएगा तो पहला तो 1 लीटर यहां जमा होने लगेगा। तो उसी तरह से नेगेटिव जब बढ़ाइएगा तो शुरू में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शुरू में कुछ इलेक्ट्रॉन रुकेगा। अब फिर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जिस प्रकार से इसको 4 लीटर के जगह आप 3 लीटर लेना शुरू कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 लीटर यहां रुकने लगेगा। अब धीरे धीरे ऐसा कंडीशन कर रहे हैं कि इस मेड़ को आप बांधने की कोशिश कर दे रहे हैं। मतलब आप इसे बांध दीजिएगा तो यहां जो पानी है वो उसी खेत में घूमने लगेगा, आकर के भरेगा, उसी में घूमने लगेगा। जस्ट उसी प्रकार से जब आप नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो पहले ये कुछ इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, उसके बाद कुछ और इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। ठीक है, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है ना, जब वो रिपल्सन के, जैसे नेगेटिव ये है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिपेल करके ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है वो रोकने की कोशिश करेगा। अर्थात एक ऐसा स्टेज आएगा जब इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेगा ही नहीं। तो वह पोटेंशियल जिसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाएंगे और घूमने लगेंगे और आपके सर्किट में करंट नहीं जाएगा, तो उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। नाम है सिंपल, स्टॉपिंग मतलब रोकने वाला। किसको रोकने वाला? इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला। फिर से देखिए, यही तो समझना है कि वह पोटेंशियल जिसके बढ़ाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका मूवमेंट जो है, आगे जो मूवमेंट होना है वो रुक जाता है, दैट इज करंट जो है वो आगे फ्लो नहीं करता है, करंट जीरो हो जाता है सर्किट में, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया? क्या बताएं? वह नेगेटिव पोटेंशियल, बढ़िया समझ लीजिए, वह नेगेटिव पोटेंशियल जिसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाने दे रहा, सबको रिपेल कर दे रहा, तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब डिफिनेशन को देखिए, द पोटेंशियल एट विच, वह पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इन द सर्किट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आखिर जो ये इलेक्ट्रिक करंट आपका बन रहा था वो तो कहीं कहीं आपका लाइट पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के साथ फोटो जुड़ा हुआ है क्योंकि लाइट के वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा था ना। तो फिर से देखिए, द पोटेंशियल एट विच, वह पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, सर्किट में जो करंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार और देखिए, द पोटेंशियल एट विच, वह पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, सर्किट में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाता है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसका ये देखिए सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला पर पूछा गया आज तक, और ये क्या है वो देखिए, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उस टाइम में सारा एनर्जी आपका करंट वगैरह कुछ बनना है नहीं, वो सभी इलेक्ट्रॉन घूमते रह जाते हैं, मतलब आपका टोटल उस टाइम जो एनर्जी आप इसको दे रहे हैं वो टोटल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आप समझिए, जब कभी गाड़ी फंस चुका है आप एक्सीलरेटर डालिएगा तो वहीं उसका चक्कर राउंड करेगा, मतलब आपका जो एक्सीलरेटर है वो आगे मूवमेंट नहीं करा रहा है बल्कि वहीं क्या कर दे रहा है, घुमा दे रहा है उसी जगह पर। वही चीज को समझिए कि जब मान लेते हैं जब करंट बन ही नहीं रहा है तो वैसे कंडीशन में जो आपका टोटल एनर्जी आप जो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को जिससे वो निकल रहा है वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। इसीलिए इस टर्म में बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए इस पर फोकस जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नॉट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो कभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने दे देगा, कभी आपको उसका वेलोसिटी निकालने दे देगा। तो इस तरह से आप इसके मदद से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा बल इसलिए लगा क्योंकि इसको यदि आप नहीं समझते नहीं कि कैसे ये रोक रहा है तो फिर ये दिक्कत होता। नहीं देख रहे, माइनस वाला जो है वो धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाएंगे जिससे रोकने की कोशिश करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने ही नहीं देगा तो आपका कहां से मिलेगा, आगे आपको करंट नहीं मिलेगा, और जब करंट जीरो होगा तो उसी को ना कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस प्रकार से आपका थ्योरी सेक्शन में यही 3-4 क्वेश्चन था जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। आप यदि याद करके जाते हैं तो इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और कल हम डिस्कस करेंगे कि सारे एक्सप्रेशन जो इसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, आइंस्टीन इक्वेशन है या अदर रिलेशन जो अभी तक पूछा गया है उसे कल नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप क्या करें कि आसानी से क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप कवर कर सके। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है लास्ट में, क्योंकि यदि आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जाते हैं मतलब लिमिटेड क्वेश्चन को करके तो आपके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब ये लिमिट कैसे पता है, अब हमको कैसे पता ये क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली ये कम से कम आज से लेकर के 12 साल से ये सब क्वेश्चन रिपीट करते आ रहा है। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट रह सकते, सारे क्वेश्चन डिफरेंट थोड़े ना रहेंगे। तो अभी तक जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था आप देख लीजिएगा वो यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा है, इसलिए ये सब क्वेश्चन पर आपको ज्यादा फोकस करना है जिससे आपका स्कोर बढ़े। तो छोटा छोटा चैप्टर का पहले हम वीडियो अपलोड कर देंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन डाल देंगे। अभी बहुत समय है, आराम से पढ़िए और आने वाले टाइम में जो है आप बेहतर कर सकते हैं यदि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ करके कंप्लीट कर सकते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन यदि इन क्वेश्चन पर आप फोकस करेंगे आपका ऑटोमेटिक जो है वो बेहतर होगा, आपको इस विषय पर डरने की कोई जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डेरिवेशन पर चर्चा करेंगे विशेष। तो जब इसको बताते हैं तो आप क्या करते जाइएगा, इसको नोट करते जाइएगा, आप मिलाते जाइएगा, जाकर के क्वेश्चन बैंक में मिला करके देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है तो इसके आने के चांसेस इसलिए बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।